हाय गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश में। और आज हम 12th बिहार बोर्ड के हिंदी का ये तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। और ये जो भी वीडियो में मैं बात बता रहा हूं, इसके बाद आपके एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं छूटने वाले हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन कंडीशन है कि वीडियो को आपको अंत तक देखना, अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। और आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। किस प्रकार का गद्य है, आता है प्रश्न। संपूर्ण क्रांति किस प्रकार का गद्य है? तो ये एक भाषण है जिसके लेखक कोई और नहीं, जेपीजी, जयप्रकाश नारायण, है ना। लोकनायक के नाम से मशहूर, जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण। चलिए आइए इनके बारे में देखते हैं। लेखक का परिचय। जन्म कब हुआ है? 11 अक्टूबर 1902 को। जेपी जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर। देखिए संयोग, देखिए अक्टूबर और ये अक्टूबर, तो जन्म और मरण दोनों अक्टूबर महीने में हुआ है। और जन्म और मरण के बीच देख लीजिए कितने दिनों का फासला है, 3 दिनों का। यानी ये 77 साल इनका लाइफ रहा। 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म स्थान कहाँ है? तो सिताब दियारा, जो सारण और बलिया जिले के बीच में पड़ता है। बिहार का सारण और यूपी का बलिया, वो सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ है। बचपन में इन्हें प्यार से बाउल कहा जाता था। आप याद रखिए, बॉल, गेंदा, बॉल, है ना। अक्सर बैट बॉल खेलते हैं तो ये बॉल याद रखिए। कह रहे भाई जेपी का बचपन का नाम क्या था? बॉल। और बड़े होने पर इनका नाम क्या पड़ा? जेपी, जयप्रकाश। जेपी को शॉर्ट में बोलते हैं जयप्रकाश। और लोकनायक, ये जनता का, इन्होंने समाज सेवा जो किया, जनता का समाज में जो सेवा किया, इसी वजह से इनको लोकनायक, लोगों का नायक के नाम से मशहूर हुए। आइए ये भाषण में हम देखेंगे कि ये भाषण चरितार्थ करता है, बिल्कुल इनके यथार्थवादी विचार को बताता है। माता का नाम क्या है? फूल रानी देवी, फूल रानी। और पापा का नाम है हर्षु दयाल। इसीलिए मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा, हर्षु के फूल जेपी, यहां से याद रखिएगा। हर्षु के फूल जेपी, हर्षु के फूल जेपी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। हर्षु के फूल जेपी का मतलब हर्षु दयाल का फूल यानी फूल रानी, और इन दोनों से जन्म लिया कौन? जेपी। तो हर्षु के फूल जेपी, ये ट्रिक हो गया आपका। आइए 1922 में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। पता होगा 1921 में ये बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा इन्होंने दिया था। और उसके बाद आईएससी की परीक्षा देने के बाद 1922 में ये अमेरिका चले गए। आइए 1998 मृत्यु 1979 में हुआ और 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया। सोचिए, मरने के बाद इनको भारत रत्न मिला। भारत रत्न समझते हैं, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। मां की अस्वस्थता के कारण, मां बीमार थी, मां की बीमारी के वजह से इनको पीएचडी नहीं कर सके अमेरिका में। अमेरिका में पढ़ाई छोड़ करके वापस चले आए भारत। ठीक है, किसकी वजह से पीएचडी नहीं कर सके? क्वेश्चन आएगा। तो मम्मी की बीमारी की वजह से, अस्वस्थता की वजह से। ठीक है, 1929 में कांग्रेस में ये शामिल हुए। राजनीति जीवन की शुरुआत तो बचपन से इन्होंने कर लिया था, 1922 से ही कर लिया था इन्होंने। लेकिन ये क्या किए? तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेसी नेता थे। 1932 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल भी गए और जेल से निकलने के बाद इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तो क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन किसने किया? तो आपके हैं जेपीजी, जयप्रकाश नारायण। 1952 में इन्होंने एक और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान दिया। अहम योगदान था इनका, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। और इसके बाद 1954 में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, विनोबा भावे का जो सर्वोदय आंदोलन चला था उसमें इन्होंने भाग लिया 1954 में। आइए ये लेखक परिचय, अब इनकी कुछ कृतियां देखते हैं। चलिए
देखिए, तो इनकी रचना की बात कर रहे थे, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये इनके जेपीजी का ये रचना है। ये भाषण जो है संपूर्ण क्रांति, वो दिया गया 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान, जो आज भी मशहूर है, ऐतिहासिक गांधी मैदान। 5 जून 1974 को इन्होंने भाषण दिया था। 72 वर्ष की अवस्था थी उनकी जेपी की, और उस अवस्था में इन्होंने जो भाषण दिया था संपूर्ण क्रांति का, कहता है जो भाषण कहां छपी थी? पटना, जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था। तो जनमुक्ति पटना से प्रकाशित संपूर्ण भाषण आपको चाहिए तो जनमुक्ति में आपको जाना पड़ेगा, आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन कहता है अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। करे ये कथन किसका? अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा था दूर जाना है, अभी तो दूर जाना है, और ना जाने कितने मील दूर इस यहाँ की जनता को जाना है। ये कथन किसका था? हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयका जब ये वेल्लोर जा रहे थे हार्ट की इलाज के लिए, वेल्लोर में हॉस्पिटल में जा रहे थे, विलिंगडन है ना, विलिंगडन नर्सिंग होम में जब जा रहे थे जेपी जी, उसी दौरान इनका मुलाकात मद्रास में, इनका मुलाकात गंगा बाबू से हुआ। ईश्वर अय्यर इनके परम मित्र थे, वहां इनका मुलाकात हुआ। दिनकर जी भी थे, रामधारी सिंह दिनकर। इस दौरान इनको, रामधारी सिंह दिनकर को हार्ट अटैक हुआ, और ये जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयका है ना, रामनाथ जी गोयका, उन्होंने 3 मिनट में दिनकर जी को विलिंगडन नर्सिंग होम पहुंचा दिया, और मानो हर चीज वहां तैयार था, और 3 मिनट में इनके हार्ट का ऑपरेट किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये कि दिनकर जी का वो हार्ट फिर से जिंदा ना हो सका, और विलिंगडन नर्सिंग होम में ही इनकी मौत हो गई। तो दिनकर जी की मृत्यु 1974 में ही हो गई। किस हॉस्पिटल में? विलिंगडन नर्सिंग होम। और यहां से इलाज चल रहा था किनका? जेपी जी का। जेपी जी का इलाज कर रहे थे, डॉक्टर रहमान इनके देखरेख में थे। चलिए, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, जब उस समय 1974 के भाषण में इन्होंने एक आह्वान किया, इनका मुंह से एक हुंकार निकला कि ये क्या था? यूथ फॉर डेमोक्रेसी, और सारे युवा इसमें कूद पड़े। और युवाओं ने जो जोश दिखाया उस दिन, उस जोश की वजह से ये वेल्लोर जाते समय, कह रहे हैं वेल्लोर जाते समय इन्होंने वो स्वीकार कर लिया कि मैं नेतृत्व करूंगा। 72 वर्ष की उम्र में नेतृत्व करना कोई आसान काम नहीं था, और सारे युवा इनको नेतृत्व करने के लिए इनको सौंपे, और 72 साल के युवाओं का नेता बने। सोचिए, खुद 72 साल की उम्र, और बने नेतृत्व किनका करना है? युवाओं का। इन्होंने कहा मैं नेतृत्व करूंगा, लेकिन यदि मैं नेतृत्व करूं, सुनूंगा सबकी, लेकिन करूंगा अपनी। और यदि कोई मुझे पीछे से डिक्टेट करे, डिक्टेट करना का मतलब आप पीछे से मुझे सिखाए, मुझे अपना फैसला लेने के लिए, अपना फैसला को मेरे ऊपर थोपने का प्रयास करे, तो मैं तुरंत ये नेतृत्व छोड़ दूंगा। इन्होंने ये चीज वहां कहा था। और ये बता रहे 1921 में जनवरी में बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा इन्होंने पास की, और पता होगा 1922 में ये कहां चले गए? अमेरिका चले गए। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, इनको जेपी जी को अमेरिका जाने का जो प्रेरणा मिली थी वो सत्यदेव के भाषण से मिली थी। सत्यदेव जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने प्रेरणा दिया, उन्होंने ये कहा अमेरिका जाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, दृढ़ इच्छा की जरूरत है। क्योंकि इनके पापा जो थे, जेपी जी के पापा जो थे, वो क्या थे? जिलादार थे, नहर विभाग के केवल जिलादार थे। उनके पास इतना इनकम नहीं था। इसके बावजूद जब इन्होंने इनका भाषण सुना तो इनके अंदर अमेरिका जाने की उत्सुकता जागी, और ये 1922 में अमेरिका भी गए। अमेरिका से जब ये पढ़ करके वापस लौटे थे तो भारत के बहुत सारे लोग इनके विरोध में खड़े हो गए। भारतीयों का मानना था कि अमेरिका से आया है तो जरूर अमेरिका का दलाल बनकर आया था। इन्होंने अमेरिका का दलाल कहना शुरू किया। किनको? जेपी जी का। इतना ही नहीं, लोग झुंड के झुंड नारा लगाने लगे, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। देखिए, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। जेपी जी करे पता नहीं मुझे लोग ऐसा क्यों समझते थे, जबकि मैंने एक स्कॉलरशिप भी वहां के राष्ट्रपति के रूप में नहीं लिया था, क्योंकि वहां का राष्ट्रपति उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे निक्सन। और निक्सन इन्होंने अमेरिका में काम करके, शू शाइन, जूता पॉलिश करके
यानी रेस्टोरेंट में काम करके इन्होंने जानवरों की लोहा गलाने वाली जो कंपनी है, जानवर गलाने वाली कंपनी है, वहां पे इन्होंने काम किया। अंत में जब यूनिवर्सिटी से इन्होंने, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इन्होंने जब पढ़ाई की, उसके बाद ये ट्यूटोरियल क्लास देने लगे, तब जाके इनको थोड़ी सी पैसा मिलता था, तो इन कामों से छुटकारा मिला। और इस तरीके से करे 1924 में ये कम्युनिस्ट थे, लेकिन जब से लेनिन की मृत्यु हो गई 1924 में, तो 1924 के बाद ये क्या हो गए, मार्क्सवादी, यानी कार्ल मार्क्स का इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन आएगा किससे प्रभावित थे, किस महान व्यक्ति से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स। और ये कब मार्क्सवादी बने, तो लेनिन की मृत्यु के बाद, यानी 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई और उसी के बाद ये मार्क्सवादी बन गए, क्योंकि इन्होंने मार्क्सवाद की किताबें जो है, वही अमेरिका में एक रूसी दर्जी थे, वहां जाकर के उनकी सारी किताबें पढ़ा करते थे, अंग्रेजी मीडियम में जितनी किताबें थी वहीं जाकर के, उस समय से मार्क्सवादी बन गए। जब युवाओं का विरोध फूटा बिहार में, तो ट्रेनों से रोका जाने लगा युवाओं को, बस के टिकट रहने के बाद भी इनको पटना जाने से रोका जाने लगा। उस समय इनको संभाला जेपीजी ने। पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने, उमाशंकर दीक्षित, जिनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किन्हें जाना जाता है, उमाशंकर दीक्षित, जो परम मित्र थे जयप्रकाश नारायण का। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नहीं होते तो पूरा बिहार जल गया होता। क्वेश्चन आएगा यदि जयप्रकाश नहीं होते तो पूरा बिहार जल गया होता। ये कथन किसका है, रियल में एक उच्चाधिकारी का है, लेकिन ये ऑप्शन ना हो तो आप किसको लगा दीजिए, उमाशंकर दीक्षित, है ना। आगे देख लेते हैं हम। अंडरग्राउंड जमाने की दोस्ती ठोस होती है। जेपीजी का कहना है कि अंडरग्राउंड जमाने की जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, वो बहुत ही ठोस होती है, मजबूत होती है। ऐसे भी कहा जाता है दूर रहने पर प्रेम बढ़ता है। दूरी जो होता है वो प्यार को और प्रेम को और मजबूत करता है। आइए, उनका मतभेद किसी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इंदिरा जी से आप मिलाप क्यों नहीं कर लेते, समझौता क्यों नहीं कर लेते। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने ही नारा दिया था। क्वेश्चन आएगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो उस समय हम इंदिरा गांधी उन्हीं का ये नारा था। लेकिन करें, गरीबी आज भी बढ़ा है। आइए, उनका मतभेद किसी से व्यक्तिगत तौर पे नहीं था, मतभेद नीतियों से था। इनका मतभेद पंडित जवाहरलाल नेहरू से था, चंद्रशेखर आजाद से था, लेकिन स्वराष्ट्र नीतियों पर, परराष्ट्र विदेशी नीतियों पर जवाहरलाल नेहरू तिब्बत, हंगरी और चाइना के मामलों में इनसे मतभेद था पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इन्होंने संघर्ष समितियां जो गठन की, जेपीजी ने कहा सभी तरह के भ्रष्टाचार की निगरानी करेगा यह हमारी संघर्ष समिति, सभी तरह का सुधार का काम करेगा, सामाजिक हो, आर्थिक हो, न्यायिक हो, इन तरीके का सुधार करना। और जो भी प्रतिनिधि जनता के चुने जाते हैं इलेक्शन के बाद, उनकी निगरानी करना, उनके कार्यों को देख रेख करना, ये सब का काम कौन करेगी, ये संघर्ष समितियां करेंगी। इसलिए अंत में उन्होंने कहा कि दोस्तों ये क्रांति नहीं है, ये आर्थिक क्रांति नहीं, राजनीतिक क्रांति नहीं, सामाजिक क्रांति नहीं, ये क्रांति नहीं, ये संपूर्ण क्रांति है। और इस तरीके से ये संपूर्ण क्रांति का एक क्रांतिकारी भाषण उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिया। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आपको एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जरूर एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।